आज अपनी एमसीक्यू की क्लास है। तो लास्ट दिनों में अपन ने कंटिन्यू क्लासेस ली थी टॉपिक की, उन सब की आज सबका एमसीक्यू लेके आया हूँ मैं, बहुत शानदार। ये जो आज की क्लास है वो राजस्थान में हर एक उस विद्यार्थी के लिए यूजफुल है जो जिसके सिलेबस में भूगोल है, ज्योग्राफी है, जो अपने सिलेबस में अपने पाठ्यक्रम में भूगोल को पढ़ रहा है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, चाहे रीट है, चाहे एसआई है, चाहे आरएस के लिए कर रहा है, सभी के लिए आज की क्लास ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन आज दो टॉपिक जो पिछले 5 क्लासेज में पढ़े हैं उस पर अपन स्पेशली अभी देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। बहुत शानदार वाले प्रश्न है, ठीक है। क्लास को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा और क्लास को लाइक भी कर दिया करो। और डेली बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचा दिया करो, फ्री में अपना प्लेटफॉर्म चल रहा है ना। तो द ज्योग्राफी पाठशाला निकट भविष्य में हर एक विद्यार्थी के मोबाइल में होना चाहिए, ऐसी मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपसे भी मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप ये प्रयास कर रहे होंगे रोज। अच्छा, आपको भी एक दिन मैं मेरी टीम से रूबरू कराऊंगा। बहुत बड़ी टीम है उसके पीछे, है ना। हमारी 13 लोगों 14 लोगों की टीम है जो बहुत मेहनत कर रही है क्लासेस शेयर करने में, सब्सक्राइब कराने में, है ना। उस टीम को मैं आपसे कभी मौका मिलेगा तो मुलाकात करवाएंगे, ठीक है। तो आज क्लास है एमसीक्यू की। देखें आप, शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। आप कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। देखें आप, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करोगे? पहला कथन है, पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। एक कथन है ये। कारण क्या है? पृथ्वी के अलग अलग भागों में ताप की मात्रा समान नहीं होती है। दोनों को ढंग से पढ़ना। एक तो कह रहा है, क्या कह रहा है? एक तो कि पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, पृथ्वी के अलग अलग भागों में ताप की मात्रा समान नहीं होती है ना। तो आप इसको आराम से देखें और आंसर देने की कोशिश करें। देखें, पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण होता है, ये बात तो ठीक है। पृथ्वी के अलग अलग भागों में ताप की मात्रा समान नहीं होती है, अर्थात वो भी क्या होती है? अलग अलग होती है। इसका मतलब यहाँ पे ए और आ दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अलग अलग है तभी तो पवने एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ताप को क्या कर रही है? ले जा रही है ना। अपने पढ़ा था ताप और दाब में एक क्षितिज रूप में भिन्नता होती है। तो जहां दाब अधिक होगा वहां से पवने चलेगी न्यून दाब की ओर, तो पवने अपने साथ में ताप भी ले जाएगी, है ना। पूरे पृथ्वी पर पवने क्या करती है? तापमान का 75% संतुलन करती है पवने, और शेष 25% कौन करती है? धाराएं, जो जलीय धाराएं चलती है वो। इस तरह से आपका तापमान है वो पूरे ग्लोब पर एक तरह से संतुलित रहता है। 75% तो पवने ये कार्य पूरा करती है, शेष 25% ये काम कौन पूरा करता है? जलीय धाराएं। ओके, तो इस प्रश्न में क्या हो जाएगा? राइट, ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। प्रश्न बहुत शानदार है, हर एक लेवल के एग्जाम के लायक है, ठीक है। इसलिए क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर कर लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी को अपसौर की अपेक्षा अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, पहली बात। दूसरी बात, अपसौर और उपसौर की स्थिति में सूर्य तप की भिन्नता के कारण पृथ्वी के दैनिक मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? अब देखें, उपसौर और अपसौर अपन ने पढ़ा था। पृथ्वी क्या करती है? अपनी परिक्रमण जब करती है, परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर, तब दो स्थिति बनती है ना। एक स्थिति में सूर्य के नजदीक आती है और एक स्थिति में सूर्य से दूर जाती है। जो नजदीक आती है उस स्थिति को क्या बोला था? उपसौर, और जो दूर रहती है उस स्थिति को क्या बोला था? अपसौर, है ना। और ये होते का मैं ये भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पढ़ा है ये 3 जनवरी को होता है। ये कब होता है? 4 जुलाई को। पहला कथन क्या है? दोनों की स्थिति में सूर्य तप ज्यादा कब प्राप्त होगा अपसौर की अपेक्षा?
उपसौर में? देखो उपसौर में नजदीक है पृथ्वी सूर्य के, इसलिए ताप की मात्रा भी अधिक प्राप्त होगी। किसके बजाय? अपसौर की बजाय। ठीक है, पहला कथन तो सही है। दूसरा, अपसौर और उपसौर की स्थिति में सूर्य तप की भिन्नता के कारण पृथ्वी के दैनिक मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये कथन सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है। दैनिक मौसम पर प्रभाव कब पड़ेगा? जब पृथ्वी में परिक्रमा नहीं, पृथ्वी में घूर्णन होगा। अपने स्थान पर जब पृथ्वी घूमेगी उसके कारण पृथ्वी में दैनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये दूसरा कथन क्या है? गलत है। अर्थात इसमें कथन केवल एक सही है। उपसौर और अपसौर अपन को लास्ट क्लास में अपन ने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लें आप अच्छे से, मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा हर प्रश्न के बाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है? वो शानदार प्रश्न है। प्रकाश प्रकीर्णन पढ़ा था अपन ने, है ना? प्रकाश प्रकीर्णन में आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ज्वार भाटा का आना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। बताएं आप, है ना? तो दोनों में से तीन कथन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं। कौन सा? देखो, पहला आकाश का रंग नीला दिखाई देता, राइट। ज्वार भाटा का आना, ज्वार भाटा का प्रकाश प्रकीर्णन से कोई लेना देना नहीं है। तो सूर्य उदय और सूर्य सनसेट और सनराइज के समय ये लालिमा दिखाई देती है, जो लाल रंग का दिखाई देता है। ये कथन भी सत्य है। अर्थात 1 और 3 कथन सत्य है। इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी आपके लिए। नेक्स्ट, वायुमंडल में उष्मा संचलन के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। उष्मा संचलन, है ना? पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की परत का गर्म होना, परत का गर्म होना चालन कहलाता है। ठीक है, ये डैश मार लेना बीच में। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की परत का गर्म होना बराबर चालन। ठीक है, परत दर परत गर्म होती है पृथ्वी, तो चालन कहलाता है। वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया संवन। ठीक है, वायुमंडल के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण अभिवहन। देखो, बहुत शानदार कथन तीनों की, मैंने 3 प्रश्नों को एक बना के डाला है ना? तो आप देखोगे पृथ्वी के संपर्क में जो परत और परत वायुमंडल की परतें गर्म हो रही है उसको चालन बोला जाता है। ये भी सही है, पहली बात। दूसरी बात, जो तापमान है वो संवन के रूप में ऊपर उड़ता है, लंबवत रूप में, है ना, वर्टिकल। ये भी बात सही है। तीसरी बात, हॉरिजॉन्टल रूप में ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। ये भी बात सही है। अर्थात तीनों कथन सत्य है, 1, 2 और 3। प्रश्न डी राइट, आंसर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू किसका परिणाम है? बहुत गजब प्रश्न है। लू किसका परिणाम है ना? बताएं। संवन, चालन, विकिरण, अभिवहन। अभी पढ़ा अपन ने। संवन तो क्या है? लंबवत रूप में। तो लू तो कोई ऊपर थोड़ी उड़ती है, लू तो क्षैतिज रूप में आगे चलती है, और क्षैतिज रूप में पवनें अभिसरण करती है, उसे अपन ने क्या बोला था? अभिवहन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी। चालन में परत दर परत गर्म होती है वायुमंडल की परतें, और विकिरण इंसुलेशन की होती है, पार्थिव विकिरण दोनों की हो सकती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? लू किसका परिणाम है? अभिवहन का। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण या ऊर्जा के जितने भाग को वापस परावर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? वो भी पढ़ा था, बहुत अच्छे से समझाया था, है ना? बताएं। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण के जितने भाग की वापस, जो ये देखिए, ये कोई सतह है, ये इंसुलेशन आ रहा है ना? इंसुलेशन आ रहा है, तो अलग अलग सतह, कहीं पर सतह पे क्या है? पेड़ खड़े हैं, कहीं पे बर्फ जमी है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है। तो ये सब अलग अलग, कहीं पे घास के मैदान है, कहीं पे जलीय क्षेत्र है। तो सब अलग अलग जगह पे अलग अलग इंसुलेशन आएगी, अलग अलग इंसुलेशन आएगी, तो उसके वापस परावर्तन की मात्रा भी अलग अलग होगी। लेकिन ये पूछ रहा है कि जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वापस लौटने की और ये प्रक्रिया, आना और फिर टकरा के वापस जाना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्बिडो, है ना? याद आ रहा है क्या? एल्बिडो, धवलता, शिवारता लिखा था अपन ने, इसको पढ़ा भी था अच्छे से। तो ये क्या कहलाएगा? एल्बिडो। ठीक है, नेक्स्ट, समताप रेखाओं का दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक विचलन होता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? समताप रेखाएं, समताप रेखाएं क्या है? समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समताप रेखाएं। समताप रेखाओं में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक विचलन होता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? देखो पढ़े। पहली बात, उत्तरी गोलार्ध में
वनों का प्रतिशत, वन है ये, उत्तरी गोलार्ध में वनों का प्रतिशत दक्षिणी गोलार्ध से ज्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, या दक्षिणी गोलार्ध का तापमान उत्तरी गोलार्ध से अधिक है? बताएं। तीनों बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। समताप रेखा है दक्षिणी गोलार्ध की बजाय उत्तरी गोलार्ध में विचलन ज्यादा है, वेरिएशन, मुड़ाव ज्यादा है, मूर्ति ज्यादा है। क्यों ज्यादा मूर्ति है? इसका सीधा उत्तर है ये बी, दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध जलीय गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण जलीय गोलार्ध कहते हैं। जल पर पवनें बिना किसी अवरोध के लगभग सीधी चलती है, समताप रेखा है लगभग सीधी आएगी। किस पे? जल पे, जलीय भाग पे, जबकि स्थल पे क्या है? वेरिएशन अधिक है, वेरिएशन के कारण उसमें मुड़ाव आएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट, ये प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि को तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। ऊंचाई में वृद्धि की जो तापमान होता है ऊंचाई में जाने पे, उस वृद्धि को तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। ठीक है, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में तापमान व्युत्क्रमण की घटना वर्ष भर होती है। विचार करें भाई, दोनों में से सत्य कथन कौन सा है? देखें, अपन ने पढ़ा था सतह से ऊपर की ओर जाने पर 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है। इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। ताप ऊपर की ओर जाने पे घटता है। 165 मीटर ऊपर जाते हैं सतह से तो ताप घटता है। कितना घटता है? 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस, या 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस ताप कम होगा। क्या होगा? कम होगा। इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। सामान्य ताप पतन दर, पतन दर, नॉर्मल टेम्परेट लैप्स रेट। ठीक है, अब यहां क्या पूछा है? ऊपर जाने पे तापमान का बढ़ना, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि, ऊंचाई की ओर जाने पे तापमान बढ़ना। देखो, इससे विपरीत हो गया। ये तो सामान्य वे में तो ऊपर जाने पे तापमान घटता है, लेकिन ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान बढ़ रहा है। इसका मतलब उसे कहेंगे तापमान की विलोमता, तापमान का व्युत्क्रमण। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन क्या? भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में तापमान व्युत्क्रमण की घटना वर्ष भर होती है, नहीं, ये गलत बात है। मैंने बताया था, है ना, वर्ष भर ताप व्युत्क्रमण की घटना कहां होती है? वर्ष भर ध्रुवीय क्षेत्रों में। कहां होती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में। इसको नोट करवाया था मैंने इसकी क्लास में, फिर भी आप नोट कर लेना। तो कथन केवल एक सही है, ठीक है, दूसरा कथन गलत है। ओके, ये भी वो शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट, ये प्रश्न आपके सामने, वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुदाब को किसमें मापा जाएगा? बैरोमीटर में। और वायुदाब की इकाई क्या थी? मिलीबार। ठीक है, बैरोमीटर में। नेक्स्ट, कोरियलिस बल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कोरियलिस बल, है ना, फ्रांसिस विद्वान कोरियलिस ने दिया था 1844 में, 1844 में। तो जो कोरियलिस विद्वान ने बताया था कि पृथ्वी के घूमने से एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो क्या करता है? विभिन्न प्रकार की गतिशील वस्तुओं को विक्षेपित करता है, अपने मूल दिशा से भटकाता है। और ये किधर कैसे काम करता है? उत्तरी गोलार्ध में मूल दिशा से सारे के सारे दाईं ओर मुड़ेंगे, भटकेंगे, विक्षेपित होंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में सारे के सारे बाईं ओर विक्षेपित होंगे। यही प्रोसेस जो होता है, उसके पीछे जो बल काम करता है वो बल है कोरियलिस बल। कोरियलिस विद्वान के नाम से इस बल का नाम है कोरियलिस बल, कोरियलिस फोर्स। पृथ्वी के घूर्णन से संबंध है इसका। ठीक है, देखें क्या लिखा हुआ है। कोरियलिस बल का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुववृत्त पर 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोरियलिस बल के प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाईं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? पता है भाई, दोनों कथन सत्य है। ठीक है, कोरियलिस बल का मान ध्रुवों पे सर्वाधिक और 0 डिग्री पर 0 होता है, और उत्तरी गोलार्ध में कोरियलिस बल के कारण पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चले आगे, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात के केंद्र में दाब की दिशा व पवन की दिशा के प्रारूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चक्रवात का केंद्र में दाब की दिशा और पवन, आपको सत्य लाइन पहचाननी इनमें से।
केंद्र में निम्न दाब, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब, उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप। ठीक है, केंद्र में निम्न दाब तथा उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। ये विपरीत ती नहीं है, विपरीत है ना। ये विपरीत, ये मात्रा भी छोटी कर देना, विपरीत। ठीक है, ठीक है। दूसरा लाइन क्या दे रखा है, केंद्र में निम्न दाब तथा उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। ठीक है, तीसरी बात है, केंद्र में उच्च दाब दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप। फिर केंद्र में निम्न दाब केंद्र में उच्च दाब तो होता ही नहीं है, ऐसे आप काटे इसको। केंद्र में निम्न दाब दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत। नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात पूछा है, केंद्र में निम्न दाब होगा, ये बात तो सही है। केंद्र में निम्न दाब, इसमें भी केंद्र में निम्न दाब, इसमें भी केंद्र में निम्न दाब, पर दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत नहीं होता, दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होता है। विपरीत तो होता है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा के अनुकूल नहीं, ये भी नहीं होता है। अब देखो बी बचा शेष, केंद्र में निम्न दाब चक्रवात है, उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत, ये कथन बी इसमें राइट है ना। अपन ने पढ़ा था उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, घड़ी की दिशा के विपरीत चलेगा चक्रवात, और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के अनुकूल चलेगा। ये अनुकूल चलेगा, ये किसकी बात है, चक्रवात की। ठीक है, तो आप इसमें बी राइट होगा। ठीक है, देख लो आप आराम से। नेक्स्ट, अंत उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन प्राय कहां पर होता है। ये क्या है, सबसे न्यून दाब का केंद्र है। तो आप आइडिया लगाए, पूरे पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में सबसे कम दाब कहां होगा, जहां सर्वाधिक ताप होगा। तो सर्वाधिक ताप कहां है पृथ्वी पर, 0 डिग्री पर। अगर कल्पना करें इंसोलेशन पर, इंसोलेशन सर्वाधिक 0 डिग्री पर। हालांकि सूर्य उत्तर में जाता है तो ये ITCZ की पेटी भी उत्तर में जाएगी, उसके समकक्ष दक्षिण में सूर्य जाएगा तो ये पेटी भी दक्षिण में जाएगी। तो ITCZ क्या है, न्यून दाब का केंद्र है, जहां पे सर्वाधिक ताप होगा उसी स्थान पे न्यून दाब होगा। तो ITCZ विषुवत रेखा पर पाई जाती है, 0 डिग्री पर, विषुवत रेखा के निकट कहां पाई जाएगी, 0 डिग्री पर। कोस्ट लिए 0 डिग्री पे रहती है। जब सन अप डाउन होता है उत्तरायण और दक्षिणायन, तो ये पेटी भी उत्तरायण और दक्षिणायन होती है। ठीक है, तो आप ध्यान देना, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ITCZ या अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण। अभिसरण है पवनों का भिड़ंत होता है, अभिसरण पवनें आमने सामने आती है, तो ये अभिसरण वाला क्षेत्र 0 डिग्री पे है, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण। ओके, तो ITCZ कहां पाई जाएगी, विषुवत रेखा पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर विभिन्न कोस्ट शेल पाए जाते हैं, उसमें प्रवाहित होने वाली पवनों के संबंध में कौन से युग्म सुमेलित है, आपको पहचानना है। पूरे ग्लोब पर 3 तरह के कोस्ट पढ़े थे अपन ने, है ना, हेडली सेल, फेरल सेल, ध्रुवीय सेल, है ना, कोशिकाएं पढ़ी थी। हेडली महोदय ने बताई थी सिंगल सेल सर्कुलेशन, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि 0 डिग्री से पवनें ऊपर उठती है, ध्रुवों पे जाके समाप्त होती है। फिर सिंगल सेल सर्कुलेशन में हेडली के फेरल महोदय ने संशोधन किया। फेरल ने बताया ऐसा नहीं है, सारी पवनें ध्रुवों पर नहीं जाती, बहुत अधिकांश मात्रा 0 डिग्री से ऊपर उठी हुई पवनों का 30 डिग्री के सहारे नीचे उतरती है, अवतुलित होती है ना। तो ये सिंगल सेल था। उसके बाद 30 से उधर उपध्रुवीय, ये पेटी देखें आप, ये था 0 डिग्री, ये थी कर्व, ये थी 60 के साथ, अच्छा ये थी 0, ये 30 और ये 60, है ना। ठीक है, अपन ने पढ़ा था यहां से पवनें ऊपर उड़ती है, यहां नीचे उतरती है, ध्रुवों से पवनें ऊपर उड़ती है, यहां नीचे उतरती है। ठीक है, एक सेकंड गलत कर दिया। अब यहां से पवनें ऊपर उठेगी, यहां नीचे उतरेगी, यहाँ पवनें ऊपर उठेगी, यहाँ पवनें नीचे उतरेगी, ये ध्रुवीय क्षेत्र। तो देखें, यहाँ पवनें ऊपर उठ रही है, लो प्रेशर, यहाँ पवनें नीचे उतर रही है, हाई प्रेशर, यहाँ पवनें ऊपर उठ रही है, लो प्रेशर, यहाँ पवनें नीचे उतर रही है, हाई प्रेशर। ये जो पहला सर्कुलेशन था, ये कौन सी पवनों के सहारे था, व्यापारिक पवनों के सहारे। कौन सी पवनें थी, व्यापारिक पवनें।
और इसे ही अपन ने बोला था हेडली सेल। अपन ने क्या बोला था? हेडली सेल। ये पौने कौन सी थी? पछुआ पौने। कौन सी थी? पछुआ पौने। ये कौन सा सेल था? फेरल सेल, है ना। ये कौन सी पौने थी? ध्रुवीय पौने। और ये ध्रुवीय सेल, ये ध्रुवीय सेल, ध्रुवीय कोशिका। ठीक है। अब देखें, इसमें आपने पूछा है कोष्ठ कोशिका सेल, एक ही बात है ना। हेडली सेल पछुआ पौनों के सारे, देखें यहाँ पे हेडली सेल व्यापारिक पौनों के सारे, तो ये बात तो गलत है। फेरल कोष्ठ पूरी व्यापारिक पौनों के सारे, फेरल कोष्ठ पछुआ के सारे है, तो ये भी बात गलत है। ध्रुवीय कोष्ठ ध्रुवीय पूरी पौन के सारे, ये ठीक है। अर्थात इसमें केवल 3 राइट है, बाकी 2 आपको यहाँ दिख रहा होगा। हेडली सेल व्यापारिक पौनों के सारे है और फेरल सेल पछुआ पौनों के सारे है, तो केवल इसमें 3 राइट है। अच्छा प्रश्न है, तीनों कोष्ठ है, सेल है, वो क्लियर हो जानी चाहिए आपके। फर्स्ट क्लासों में इसकी बात हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब 2 भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रंट, है ना, फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट वाताग्र पढ़ा था अपन ने। 2 भिन्न स्वभाव की वायु राशियां मिलती है तो उनके मध्य जो सीमा बनती है, ढालनुमा जो दीवार बनती है, उसे क्या कहा जाएगा? वाताग्र। पहली बात तो सत्य है। दूसरी बात, वाताग्र मुख्यतः मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। वाताग्र मुख्यतः मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं। अपन ने पढ़ा था 60 के आसपास, 60 के आसपास, जहां पछुआ पौने और ध्रुवीय पौने आपस में आके मिलती है। ध्रुवीय पौने ठंडी पौने, पछुआ पौने गर्म पौने, तो 2 भिन्न स्वभाव वाली पौने मिलती है, जिससे क्या होता है? वाताग्र बनता है। तो वाताग्र मध्य अक्षांश में बनता है, ये भी बात क्या है? सत्य है। तो ए और 2, 1 और 2 दोनों राइट हो जाएंगे इसमें। ठीक है। प्रश्न संख्या 14। नेक्स्ट, ये देखिए प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तड़ित जंजा अल्प समय के लिए सीमित क्षेत्रफल में आक्रामक रूप में उत्पन्न होते हैं। तड़ित जंजा क्या है? अपन ने देखा था, है ना, पौने समवन माध्यम से ऊपर उठती है और कपासी मेघ बनते हैं, है ना, तड़ित जंजा में। तड़ित जंजा और अतिवृष्टि होती, मूसलाधार वर्षा करती है। वर्षा, ओलावृष्टि तथा धूलभरी आंधियां लाते हैं। ये तो दोनों बात सही है ना। ए और 2 दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 ऑस्ट्रेलिया, इधर दे रखे हैं देशों के जगहों के नाम, इधर दे रखे हैं चक्रवातों के नाम। ये क्या है? चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात चलता है भाई? ऑस्ट्रेलिया में चलता है विली विली। चीन में कौन सा चलता है? टाइफून। भारत में कौन सा चलता है? चक्रवात। और यूएसए में कौन सा चलता है? हरिकेन। 2 3 4 1 दिख रहे हैं क्या इसमें? ये रे 2 3 4 1, कौन सा हो जाएगा? बी। ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में आरपीसी ने पूछा है। ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट, टोर्नेडो के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। टोर्नेडो क्या है? एक भयानक तड़ी जंजा है, वो भी, है ना। टोर्नेडो भयानक तड़ी जंजा का रूप है। टोर्नेडो मुख्यतः विषुवत रेखा के क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? पहली तो बात ठीक है, टोर्नेडो जो है भयानक तड़ी जंजा का रूप है, पर ये मुख्यतः विषुवत रेखा पे नहीं चलता। ये कहां चलता है? ये चलता है मिसिसिपी घाटी में, मिसिसिपी नदी घाटी में, है ना, मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर मिसिसिपी नदी घाटी में। इस वे में चलता है। अपने बात हुई थी हाथी के सूंड की तरह, ऐसे चलता है। ढंग से बढ़ो अगर, इस वे में चलता है, इसमें ऐसे। और इसका जीवन काल 15 से 20 मिनट होता है, मैंने बताया था। बहुत भयंकर इसका जो ये जमीन पे टच होता है, इसे तुषक कहते हैं। ये जो ये भाग जमीन पे टच हो जाए तो, है ना, 15 से 20 मिनट में इतनी तबाही मचाता है कि इसकी जो भी आगे आता है उसको उड़ा ले जाता है। यूएसए में देखोगे आप टोर्नेडो, यूट्यूब पे सर्च मारना टोर्नेडो, दिखाई देगा। बड़ी बड़ी 4 व्हीलर कारें उड़ा के ले जाता है ये, है ना। 15 से 20 मिनट होता है और सर्वाधिक आता है ये अप्रैल और मई में।
सर्वाधिक कब आता है? अप्रैल व मई में, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, एक टोर्नेडो आया, पीछे पीछे एक दूसरा और आया, पीछे पीछे एक और आया, इस तरह से आते हैं, तब उन्हें टोर्नेडो का परिवार कहते हैं, है ना। एक साथ में आ जाते हैं सारे परिवार, पिताजी पहले आते हैं, फिर माताजी आती है, फिर बड़े भाई, छोटे भाई, एक के बाद एक कंटिन्यू आते हैं, 5-7 बार आ जाता है ना। तब इसे टोर्नेडो परिवार कहते हैं, ठीक है। अप्रैल मई में ज्यादा होता है और 15 से 20 मिनट ही इसका जीवन काल होता है, 20 मिनट बाद ये समाप्त हो जाता है। ओके, तो इसमें विशुद्ध रेखा नहीं होगा, मिसिसिपी नदी घाटी में है, तो पहली बात राइट है, केवल ए राइट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिली बार है तो धरातल से 1 किलोमीटर, एक है, धरातल से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो, ठीक है। अपन ने पढ़ा था धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर 10 मीटर ऊपर जाओगे 1 मिलीबार वायुदाब क्या होगा? कम होगा, ये सामान्य रेट है। अब यहां कितना पूछा? 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर, 1000 मीटर ऊपर जाओगे तो वायुदाब कितना कम होगा? 100 मिलीबार। यहाँ कितना था? 1000, 1000 में से 100 माइनस कर लो, उत्तर हो जाएगा 900 मिलीबार। बहुत सिंपल प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है ना। कितना हो जाएगा? 900 मिलीबार, ख राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ख राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी के अनुरूप होती है? पवन, अपन ने देखा था पवनें क्या होती है? नमी के अनुरूप। जितनी पवनों में कैपेसिटी होती है नमी धारण करने की, उतनी अगर नमी धारण कर ले तो वो नमी के अनुरूप हो जाती है। उस पवन को क्या बोला था? संतृप्त पवन। तो क्या बोला जाता है? संतृप्त पवन, है ना। अब संतृप्त पवन है अर्थात वो पवन पूर्ण रूप से नमी फुल है, उसमें 100% है ना। जब पवनों में आर्द्रता की मात्रा 100% हो जाती है उसे संतृप्त पवन बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा पाया जाता है? बादलों वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था, सबसे अधिक ऊंचाई पे कौन सा बादल पाया जाता है? तो आपको पता होगा सबसे अधिक ऊंचाई पे पाया जाता है पक्षाप मेघ, 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। पक्षाप के बाद कपासी मेघ, फिर स्त्री मेघ और सबसे नीचे वर्षा मेघ। इस तरह से बादलों का वर्गीकरण पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज के प्रश्न आपको कैसे लगे, ठीक है। 30 प्रश्नों का छोटा संलग्न था और ये सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न थे, इनमें से अधिकांश प्रश्न आए हुए हैं, है ना। प्रश्न इसी टाइप से पैटर्न चलेगा। ये जो एमसीक्यू की अपनी क्लास है वो राजस्थान के हर एक उस विद्यार्थी के लिए है जो जिसके पाठ्यक्रम में भूगोल शामिल है, भूगोल में स्पेशली एनसीईआरटी शामिल है। और अपने आपके पाठ्यक्रम में जो टॉपिक है आप यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी पाठशाला को सब्सक्राइब करके रखें और अपने टॉपिक के हिसाब से यहाँ आपको क्लासेस मिल जाएगी, वहां से आप अपने तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी विद्यार्थियों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और लास्ट में वही वापस बात दोहराऊंगा, हिम्मत रखें, धैर्य रखना, सब कुछ अच्छा होने वाला है और बहुत जल्द अच्छा होने वाला है, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।